आपने सुना नहीं कि मीठे बेर में ही कीड़े होते हैं। कुछ तो राजनैतिक भ्रष्टता जिम्मेदार है, कुछ कारण बहिरागतों से इनका आर्थिक दैहिक शोषण है। तुम सड़क किनारे या जिम्बॉम चाय के साथ खाने वाला खाद्य, कौन पान सिगरेट सब्जी या मछली बेचने वाली कौन मतलब बहन से पूछो उसके बच्चों का बाप कौन है। उसके उत्तर में उसका भोलापन और शोषित होने की निरुपायता दोनों झलक जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा खुलासा है इस कहानी में दोस्तों, और कहानीकार को इसके लिए मैं बधाई देती हूँ। 4 बच्चों के 4 बाप, कोई बंगाली, कोई नेपाली, कोई बिहारी, कोई साउथ इंडियन और कोई यूपी वाला, पर पास कोई नहीं। सभी भाग लिए। वही पीढ़ी अब जवान हो गई है, उसे इस शोषण का बोध है। फिर जनसंख्या विस्फोट, बढ़ती बेरोजगारी, बाहरले के कारण अस्तित्व, अधिकार और संस्कृति पर खतरा, और अर्थतंत्र तथा रीति रिवाज पर दूसरों के हावी होने का भय, यही सब कुछ इन दंगों को जन्म देता है। कुछ आक्रोश उन अपेक्षाओं के प्रति है जिनमें इन्हें स्वतंत्रता के बाद तक पहचाना नहीं गया। कुछ आक्रोश उन उपेक्षाओं के प्रति है, अपेक्षाएं थी कि पहचाना जाएगा और उपेक्षा हुई और उसका आक्रोश है। इतनी फिक्र नहीं की गई, भोलापन अब छला जाता है, तब और क्या होता है। अतः न तो यह अकारण है, न ही एक तरफा, भले ही ज़्यादा हिंसक है। सच्ची रीति यह तो है। अच्छा, ये रीति कह रही है, रीति जो चरित्र है, जो खासी है, वो कह रही है। और जिसने कहा है कि उसको अपना अकेलापन अखरता नहीं, उससे लगता है कि स्त्री की सबसे बड़ी सार्थकता बच्चे पैदा करना नहीं वगैरह। सच्ची रीति यह तो है। फिर जौ के साथ घुन तो पिसता ही है, ठंडी सांस खींचती है प्रिया मन। लंच ब्रेक में टिफ़िन का लेन देन जैसे ही शुरू हुआ, बाहर शोर सुनकर सभी भागे। मोनालिसा को मिर्गी का दौरा पड़ा था और छोटे बच्चों से घिरी वह कांप रही थी। फर्स्ट एड के इंचार्ज को हॉस्पिटल भेजने की व्यवस्था में लगाकर सभी वापस आ गए। आज ज़रूर किसी बर्थडे वाले सिविल ड्रेस के बच्चे ने लाल कपड़ा पहना है, मिसेस माल्य ने खाते हुए कहा। क्यों? वो गांव में कहते हैं कि सांड की तरह मिर्गी भी लाल कपड़े से भड़कती है। एक बार अपने गांव नेपाल में मैं दुर्गा पूजा का मेला देखने गई। सुबह से 5 बार जाकर पॉपलिन का फ्रॉक दर्जी से जबरन सिलवाया था। जैसे ही मेले में घुसी, एक आदमी धड़ाम से गिरा। कई सारे चिल्लाते मेरे पीछे भागे, पकड़ो पकड़ो। इस लाल फ्रॉक वाली लड़की को देखकर इसे दौड़ा पड़ा। मैं तो बेतहाशा भागी और दुर्गा माँ की मूर्ति के पीछे छिप गई। तब आपकी उम्र कितनी थी? माधुरी ने मुस्कुराते हुए पूछा। माधुरी लखनऊ की रहने वाली थी। पति इंटेलिजेंस ब्यूरो में अफसर थे। वह मजाक और शरारती हरकतों के लिए मशहूर थी। वह किसी भी गंभीर मसले के बीच स्टाफ रूम में घुसती और बिना कुछ सोचे समझे धड़ाम से बोल जाती, ऐ सुन, राजीव गांधी कितना हैंडसम था। सभी ठठाकर हंस पड़े। लेकिन ये बात तो सही है। यदि कोई 10-11 की रही होंगी मैं तो, यही कोई 10-11 की रही होंगी मैं तो। आगे माधुरी ने बोलने नहीं दिया, तभी एक ही गिरा था। आपने क्यों नहीं कहा 5-7 साल बाद देखना, जिधर से गुजरूंगी
50-100 गश खाकर गिरेंगे। स्टाफ रूम फिर ठहाकों से भर गया, पर स्वयं हंसती हुई भी रुआंसी हो गई प्रिया मल्ल। तू तो ज़रूर ऐसा ही कहती, यूँ भी हैंडसम राजनेताओं से नीचे तो तेरी पहचान ही नहीं बनती। अपने लखनऊ ट्रांसफ़र के संदर्भ में उसके संवादों में अक्सर झलकते उच्च परिज्ञान कुंठा की तरफ व्यंग्य किया प्रिया मल्ल ने। बात को अधिक अरुचिकर न होने देने की नीयत से माधुरी सिंह ने बातों का रुख मोड़ दिया। जानती है आज ऑफिस में क्या हुआ? वो जो ऑडिट पार्टी आई है उसमें एक बुलंद शहर का रहने वाला है, बहुत सुंदर सा जो है, गोरा वाला। तेरे लखनऊ का नवाब तो नहीं? प्रिया मल्ल ने बाकी सधाया। बात बता न यार, सुंदर सा है तो क्या करना हमें? ये मतलब मैं माफ़ी चाहती हूँ बीच में, लेकिन मुझे छींकें और खांसी थोड़ी आएंगी, आपको इजाज़त देनी होगी, झेलना होगा थोड़ा सा। आप बताओ भी कि हुआ क्या? ये हल्की सी सर्दी हुई थी जो पूरी जा नहीं रही है। रीति ने टोका। अच्छी चीज़ों को देखकर अच्छे लोगों की आंखें प्रसन्नता से चमक उठती। बर्टोल्ट ब्रेख्ट के अनुसार माधुरी अच्छे लोगों में। मैडम सिवाज का व्यंग्य लहरदार कांटी सा होता था। बेबी गुहा अपनी सीएल पूछने गई तो उसने कहा, मिस, आपके स्टूडेंट्स चिड़िया वाले लेसन में क्यों नहीं हंसते? में क्यों हंसते हैं? बेबी परेशान चुप रह गई। हुआ यह कि कक्षा 3 में वह चिड़ियों को बोलने के बारे में बता रही थी। चिड़िया चू चू करती है, पर असमिया में च की छवि का उच्चारण श की तरह करते हैं। चाय पी लीजिए। सो उसने वैसे ही कहा। चिड़िया शुशुक। सारी क्लास ठठाकर हंस पड़ी। आप भी हंस सकते हैं। बेबी परेशान, उसे समझ ही ना आए बच्चों को कंट्रोल कैसे करें। वह प्रिंसी को बुला कर ले गई। फिर जैसे ही दोहराया तो बच्चों से पहले प्रिंसी हंस पड़ी, फिर बच्चे लोटपोट। बड़ी बदतमीज़ है, मैं होती तो लगाती 2 थप्पड़। सिवाज गुस्से हो रही थी। अरे और सुन, उसने बेबी से फिर पूछा, बीए कोरे से? घबराई बेबी ने झट से कह दिया, हाँ बीएड भी। और सभी हंस पड़े। बेबी उल्टे पाँव भागी वहाँ से। दरअसल अच्छा सवाल था कि बीए कोरे से छेन को सेन बोल रहे हैं। दरअसल उसने बेबी से ब्याह के बारे में पूछा था। बीए कोरे से कुंवारा है क्या? अब लो सुनो, हो भी तो क्या, बेबी वरमाला लिए खड़ी है क्या? जो भी मिले डाल देगी। हद है बेहूदेपन की। रुक जरा देख कर आऊं नमूने को। रानी एसटी ऑफिस की ओर बढ़ गई। वह भी दक्षिण भारतीय कुंवारी थी और तुरा से कॉलेज की प्राध्यापिकी छोड़कर स्थानांतरण के लोभ से यहाँ आ गई थी। सुघड़ सांवला रंग, चंचल स्वभाव, बुद्धिमती। ऊंची कक्षाओं में रसायन शास्त्र संगीत की तरह पढ़ाती। मामला कितना ही गोपनीय हो, मित्र व्यवहार से छात्र को जासूस बनाकर दोषी को पकड़ने में सिद्धहस्त। काम के प्रति उसकी ईमानदारी की कसम खाई जा सकती थी और अंग्रेजी बोलती तो पारदर्शिता और प्रवाह में अमरनाथ ठाकुर को भी रश्क हो जाता। आत्मविश्वासी ऐसी कि गलत मुद्दों पर बॉस तक से लड़ पड़ती। सब कहते उसे सच होने पर शहीद होने का शौक है। वह बेबी के साथ एक ही क्वार्टर में थी। साफ मन, सहृदय और निडर।
घंटी बजते ही प्रिया मल्ल के अलावा सभी उठ गए। डाक लेकर ग्रुप डी मारक आया। नवोदित स्वर और अंतर्राष्ट्रीय श्रोता समाचार के अलावा एक सफ़ेद लिफाफा था। प्रिया मल्ल ने उलट कर देखा और उदास हो गई। वंदना सूद, दिल्ली गैस एजेंसी। विकास सूद की पत्नी। बांग्लादेश पाक युद्ध में पोधार और कर्नल सूद एक ही दिन बम के शिकार हो गए थे। जीप के परखच्चे उड़ गए थे। ब्रिगेडियर वेंच ने जीप लेकर तमाम जंगल ढूंढा था, पर मरे लापता लोगों की न लाश मिल पाई थी और न पता। मृत या मिसिंग की सूचना गुलाबी तार से भेजी जाती। भगत सिंह के शरीर के टुकड़े जहां अंग्रेज़ों ने नदी में बहा दिए थे, वहीं से खेमकरण बस्ती के पास फौजी यूनिटें भारत के लिए लड़ रही। युद्ध में जाने से पहले एल्यूमिनियम का नंबर वाला पट्टा गले में पहनाया जाता था। दिस यूनिट इज़ डेड शिनाख्त का एक ही तरीका। दूर कहीं यादों के कोहरे में खो गई प्रिया मल्ल। चेहरा आड़ी तिरछी रेखाओं से भर गया। बॉर्डर की विभीषिका बम के धुएं जैसी आंखों में उतर आई। 2 दिसंबर की सुबह ही सिपाही से अफसर तक के लिए परिवार को घर भेज देने का आदेश जारी हुआ था। पूरी की पूरी बटालियन आर्मी ट्रकों में भरी सरहद पर अंधेरे में सरकती जा रही थी। प्रिया ट्रकों को देखती छत पर ठंड से कांप रही थी, अशांत और विचलित कि कहीं गुलमोहर सूख जाएगा। अगली सुबह आर्मी का एक बंदा सभी परिवारों को ट्रक में भरकर फिरोजपुर छोड़ आया। सामान की पैकिंग से स्टेशन तक वंदना सूद साथ थी। वही अंतिम मुलाकात थी। पत्र आते जाते हैं। हलचल के कारण फिरोजपुर की गांव बस्तियां खाली करा ली गई थीं, पर देहरादून जाकर भी प्रिया मल्ल फिरोजपुर छूट गई। अमूमन शहर छूटता है, यहाँ खुद ही ये वहाँ छूट गई। रेडियो से कान चिपक गए, चिट्ठियों की आहट पर आंखें सट गईं। युद्ध के पूर्व का सन्नाटा, बिना बत्ती बख्तरबंद गाड़ियों का अंधा शोर। प्रिया मल्ल के बिना पैक किए ही पैकिंग में देहरादून तक साथ चला गया था, या कि प्रोफेशनल पैकर ने उनसे बिना पूछे सारे शोर और डर भी सामानों के साथ समेट दिए थे। उन्हें अचरज हुआ जब सामानों के खुलते ही वह डर बिना पूछे घर का कोना कोना छेंक कर बैठ बसल गया। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात 17 दिसंबर को श्रीमती गांधी ने एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की। यह इंडिया का यूनियन लेटर सीज फायर था। संधि के अनुसार सहाजरा पाकिस्तान को वापस कर दिया गया। तभी मैडम सिवाज कहती हैं, ऐसी ही गलती हो गई जैसे 1947 में ही पूरा कश्मीर भारत के अधीन रखा जाना चाहिए था। मिसेस मल्ल आपका क्लास नहीं है, जाओ भाई, बॉस नींद से जगा रहा है, राउंड पर है, पता लगा कि अच्छे से झाड़ खा गई आप। रीति ने पानी लिया, खिड़की पर चौक लगा, हाथ धोने चली गई। बॉस उन्हें अकारण नापसंद करता था, क्योंकि उसे हंसते बोलते लोग पसंद नहीं थे। 4-6 लोगों का संग साथ बैठना पसंद नहीं था। चमकते चेहरे पसंद नहीं थे, कॉन्फिडेंट लोग पसंद नहीं थे, कोई खुशी पसंद नहीं थी, उत्सव पसंद नहीं था, अच्छा पहनावा और अच्छे लोग पसंद नहीं थे, और किसी का अपनी गाड़ी में आना पसंद नहीं था। इसका क्या करें प्रिया मल्ल? तभी कहा, क्यों? बूढ़ा बॉस समझता है कि हम भी उन्हीं लोगों में से हैं जिनकी अपनी कोई नैतिकता नहीं।
हम पशु हैं या कि कैजुअल लेबर जो हाँकने से चलेंगे। घोड़े को घाट तक तो कोई भी ले जाएगा, पर पानी तो अपनी प्यास से ही पिएगा। सारे स्केपिस्ट तो उसकी पनाह में बैठे हैं। वह मेरा प्रॉम्प्टनेस नहीं जान पाया तो भगवान ही मालिक है ना उसका। अब भगवान यदि है तो सबका मालिक है, उसी का क्यों? और नहीं है तो उसकी खोज कर लो। न जाने किससे कहा है, किसने कहा है। सबको पता है कि चमचों की चांदी तो हर जगह होती है। इसकी तहजीब में है कि सर झुका के चलो, नहीं है क्लास तो फिर बैठो गपियाते ही। रीति कुर्सी खींचकर बैठ गई। नेपाल बॉर्डर पर लेफ्टिनेंट मल्ल के तबादले के बाद से प्रिया मल्ल लंबी छुट्टियों में रहने लगी थी। 3 माह पूरे होने के 1-2 दिन पहले आती और महीना भर रहकर फिर चली जाती। इनकी अनियमित उपस्थिति की सूचना क्षेत्रीय कार्यालय को न भेजने की अव्यक्त शर्त के रूप में इस्तीफे जाते हुए बॉस ने कहा, मैडम सुना है वहाँ कालीन बहुत सस्ते मिल जाते हैं, लेकर आइए ज़रा बढ़िया सा हो। कितना बढ़िया सर? अपने मुख्यालय छोड़ने का निवेदन लिखती प्रिया मुस्कुराई। बस कह दिया बढ़िया सर। जिसे देखकर पांव लजा जाएं या कि जिसके रंग और रुआब ओढ़कर घर वाले महीनों पड़ोसियों में घूमते रहे, वह आप जानिए, बॉस ने कहा। लौटी तो ज्वाइनिंग लिखवाते समय ही बॉस का सब्र छलक गया। मैडम मेरा कालीन? अभी स्थिर होकर बात करूंगी सर। और आवेदन बढ़ाया। बॉस ने तेवर बदल लिया। वह मिनट भर में बदल जाता था, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। रिवॉल्विंग चेयर को नचाकर स्वयं को टेबल की जकड़न से मुक्त किया और खड़ा हो गया। यह बाबूजी को दे दीजिए, वह मेडिकल और आपके पिछले आवेदन देखकर मुझसे बात कर लेगा। आपके बाबूजी आई मीन फादर आए हैं क्या? अरे नहीं भाई, आप भी दिमाग से पैदल हो मैडम। आर्मी का असर है। मैं हेड क्लर्क की बात कर रहा हूँ। प्रिया मल्ल सन्नाटे में आ गई। वे इन दिनों यूं भी रीढ़ के दर्द और अस्थमा से बेहद परेशान थी। वापस स्टाफ रूम में आ गई। रीति, यहाँ सड़कों पर सब्जी और मछली बेचती कौन? अपरिचित खासी महिला 40 के सामान के एवज 100 का नोट देने को कहती है। लेके जाओ दीदी, बाद में देने से भी होता है। कल आने से दे दो, कोई दिकदार नहीं। लेके जाओ मच्छी सब्जी। और इसे देखो, कालीन लेकर नहीं आई तो ज्वाइनिंग में तेवर दिखा रहा। रीति के चेहरे का भाव बदला पर चुप रही। ऐसे लोग ही तो यहाँ के भोले ईमानदार लोगों को छल कर बेईमान बना देंगे। फिर तो पक्का मर जाएगी प्रकृति की पवित्रता, मिट जाएंगी फूलों की नस्लें, गुलमोहर सूख जाएगा। ये एक जुमला है, एक मुहावरा जिसे कई बार इस्तेमाल किया है कहानीकार ने, जिसकी आवृत्ति है बार बार। आप तो बस मिसेस मल्ल, कहती हुई रीति बाहर निकल आई। सामूहिक जगहों में प्रतिक्रिया देने से बचती थी। वह दिल्ली में पड़ी बढ़ी थी। तीसरे दिन बॉस ने मना कर दिया और वे संभागीय कार्यालय ज्वाइन करने चली गई। रानी एसटी से शॉल लिया, रीति का मफलर मांगा, सिवाज के दस्ताने और बेबी गुहा का बैग उठाया और चल पड़ा। संभागीय कार्यालय से योगदान कर लौटते हुए बस जब लड़कों से आगे बढ़ी तो पता लगा अक्टूबर के महीने में भी इन पहाड़ों में घमासान वर्षा हो रही। छिटपुट पानी गुवाहाटी में भी पड़ा था। सुमेर चराली से ही बसों ट्रकों की लंबी पंक्ति खड़ी थी। शिलोंग का वातावरण बेहद तनावपूर्ण था और पहाड़ खिसक जाने के कारण कोई सवारी आगे नहीं जा सकती थी।
वे बैग लेकर उतर गई। बंद रास्ता पैदल पार किया और किसी ठौर तक पहुंच जाने की चिंता में एक टैक्सी वाले से बात की। 8 बजे सुबह से तक शिलोंग में कर्फ्यू होता है, सो वे जाने की जल्दी में थी। 8 बजे रात से सुबह तक शिलोंग में कर्फ्यू होता है। शाम के 5 बजे थे और टैक्सी सामान्य रफ्तार में भी जाए तो यहाँ से घंटा भर लग जाएगा। मौलाई खासियों की गढ़ वाला मोहल्ला था। टैक्सी वहीं जाकर रुक गई। दीदी, हम लोग आगे जाएगा नहीं, बहुत गंडगोल है। मिन्नत की और अधिक पैसे का लोभ दिया, पर वह तैयार न हुआ तो बैग लेकर उतर गई। पास में ही रीति का घर है, रात को वहीं रुक जाएंगी। पुल एकदम सूना था और अपने मूलभूत स्वभाव के अनुसार शहर समय के पहले एकदम शांत। पुल के उस पार एक अधेड़ खासी ने उन्हें रोका। ए मैं, किधर जाता है? जान प्यारा है तो मेरा घर बैठो, उधर सिरफिरा लोग दंगा करता तो। वे डरती हुई आगे बढ़ी। बारिश से भीगती जाड़े की गहराती शाम में भी वे पसीने से घमघमा गई थी। मुड़कर देखा तो आदमी पीछे आ रहा था। ए बहन, जाओ मत, रोटरी क्लब का एक आदमी को आज मारुति में खींचकर जलाया, आप सुना नहीं? सुरेंद्र गोयल नाम तो बहुत खतरा, आओ इधर, इधर हमारा घर। प्रिया मल्ल डरती हुई तेज कदम भागी। आदमी खड़ा हो गया। वे जल्दी मौलाई की सीमा लांघना चाहती थी। पूजा के मौसम में कई वर्षों से यही आलम था। इस दफे 200 आदिवासी युवकों की गिरफ्तारी ने माहौल को और सुलगा दिया था। अचानक एक काली बिल्ली पहाड़ से कूदकर सड़क पर आ गई और दूसरी दिशा में भागी। अपशकुन, ईश्वर मेरी रक्षा कर। उन्हें लगातार लग रहा था कोई पीछा कर रहा है। वे मुड़कर देख लेती। मौलाई के बाद लगातार पहाड़ों की चढ़ाई थी। वे बुरी तरह हाँफ रही थी। जयाब जाने के लिए वे गलियों में जैसे ही मुड़ी, बचा कुचा साहस भी चुप गया। बस 10 मकान बाद रीति का घर था, पर वे घिर गई। 8-10 लोगों का झुंड गली में सीढ़ियों पर बैठा था। प्रिया मल्ल खड़ी हो गई, हाथ का बैग पीठ पर लाद कर पीछे मुड़ी। उधर कोई खड़ा था। आगे देखा, खांसी में बातें करते बैठे लोग खड़े हो चुके थे। सामने गिरजा था। प्रिया मल्ल ने हाथ में बुद्ध का लॉकेट रख लिया। मन में ईसा को याद किया। पानी की हल्की बूंदें गिर रही थी और उनका शरीर पसीने से भीग गया था। आह, रानी माता दुर्गा। अस्थमा की मरीज घुटन और प्यास से जैसे सांस टूट रही थी। वे खड़ी थी। भीड़ उनकी तरफ बढ़ने लगी। 2 मिनट में भीड़ ने उन्हें घेर लिया। सब ने दारू पी रखी थी और क्वाय चबा रहे थे। लहराते हुए सारे गुलमोहर सूख गए। एक ने क्वाय बढ़ाया। जमीन पर बैग रखकर प्रिया मल्ल ने हाथ जोड़ दिए। ए ठू हिंदू तो, तुम बंगाली है ना क्या? दूसरे ने पूछा। प्रिया मल्ल के कंठ में मानो रेत भर गया। वे चकरा गई। उत्तर में उन्होंने नाव में सिर हिलाया और हाथ का कड़ा निकालकर सबसे खूंखार दिखते 30 वर्षीय आदमी की तरफ बढ़ा दिया। घड़ी, चैन, कान का बुंदा, बस इतना ही है। या बैग भी रख लो। वो रहा रीति राय का घर, हमें उसके पास जाना है। इधर से जाने सकेगा तो जाएगा, एक ने गुस्से के साथ कहा। तुम बोलता क्यों नहीं? तुम बंगाली औरत तो ना, फिर बिहारी होएगा ना, साला बोलता कैसे नहीं? नेपाली है ना क्या? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया ही था कि एक ने झटक कर बैग छीना और प्रिया मल्ल भीगी पीठ पर घुटनों के बल गिर पड़ी।
रीति चीख कर पुकारा, इठू नेपाली, बंगाली, बिहारी लोग इधर में बाप का घर समझ के बैठा है ना क्या? हमारा आदमी को नौकरी भी मिलता नहीं, दुकान से भी ज़्यादा पैसा में सामान देके हमारा आदमी को ठगता। मर्द लोग साला खासी औरत के साथ बैठता। एक गुस्से में बोल ही रहा था कि पीछे से आते आदमी ने प्रिया मल्ल को बांह पकड़कर खड़ा किया। उसके साथ 2 और लोग थे। तीनों उन लड़कों को खांसी में कुछ बोल रहे थे। प्रिया मल्ल ने रुआसी आवाज़ में फिर चीख कर पुकारा, लिंडो अंकल, रीति। सामने गिरजा की सीढ़ियों से 2 लोग उतरे और रीति राय के पिता को आवाज़ लगाई। भावुक कर देने वाला लम्हा है। रीति के मकान की बुझी बत्तियां जल गईं। दोनों तरफ से आने वाले लोग भी खांसी थे। एक ने प्रिया मल्ल का ज़मीन पर गिरा बैग उठा लिया था। लड़के की उंगलियों में नाचता हाथ का कड़ा पीछे से आए व्यक्ति के हाथ में था और तीसरा रीति राय के मकान के सामने खड़ा बालकनी में निकले रीति के परिवार को कुछ बता रहा था। रीति तेजी से माँ और पिता के साथ सीढ़ियाँ उतरकर सड़क पर आई और भीड़ की तरफ बढ़ने लगी। फिर पिता ने कुछ कहा और वे लौट गए। रीति माँ और गिरजा से बाहर आए, 2 अंकल के साथ भीड़ तक आई और प्रिया मल्ल को देखकर लिपट गई। अपने शरीर से शॉल उतारकर प्रिया मल्ल के ऊपर डाला। प्रिया सुबह उठी। फिर रीति ने अपनी भाषा में खड़े लोगों से कुछ कहा, मगर वे सुनने को तैयार नहीं थे। रीति को भी घबराहट होने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा। पिता सीआरपी के कुछ जवानों को गिरजा वाली चार्ली के साथ लिए चले आ रहे थे। रीति ने लड़कों को डांटना शुरू किया और वे आसपास की गलियों में गुम होने लगे। रीति की बाहों में समाई रोती प्रिया मल्ल को सीढ़ियों पर रोककर साथ आए लोगों में से एक ने जब उनके कड़े बढ़ाते हुए कहा, इठू अपना ऑर्नामेंट लेगा तो गॉड ब्लेस यू, तो सीआरपीएफ के जवानों के बीच लौटते लोगों के नमस्कार में प्रिया मल्ल ने हाथ जोड़ दिए और रीति के कंधे पर अपना सिर टिकाकर उसे बाहों में भरते हुए सिसक कर कहा, सच्ची रीति, नहीं सूखेगा कभी भी गुलमोहर फिर खिलेगा। तो ये थी कहानी। वह आदमी जिसने उनसे कहा था कि मेरे घर में बैठ जाओ और जिसके घर वो नहीं रुकी क्योंकि उस अजनबी पर अविश्वास किया, वो सच्चा आदमी था। उसने सबसे पहले पीछे से आकर इन्हें बचाया 2-3 लोगों के लिए। और इस तरह से कहानीकार ने खासी लोगों के द्वारा ही सबसे ज़्यादा प्रिया मल्ल को बचाए जाने की कथा सुनाकर और भी ज़्यादा दिल जीत लिया पाठकों का। दोस्तों, अद्भुत कहानी है। मुझे कभी पता नहीं था शिलोंग के दंगों के बारे में। मैं नहीं जानती थी कि ऐसा कुछ भी हुआ था। ये मैं ज़रूर जानती हूँ कि मैंने उल्फा बहुत सुना, मैंने बहुत कुछ सुना, मैंने नागा मिलिटेंट्स के बारे में सुना, लेकिन शिलोंग में ऐसे दंगे हुए, बाहर वालों को इस तरह हटाने की कोशिश की गई और शाम 5 बजे लौटती हुई एक औरत को इतना खौफ खाना पड़ा, इतने बड़े खतरे का सामना करना पड़ा। ये है स्त्री विमर्श भी और ये है एक अद्भुत कहानी मैं कहूँगी। मैं जनरली अप्रिशिएटिव हूँ। अब खोजने के लिए कहानियों में बहुत से अवगुण निकाले जा सकते हैं, लेकिन मैं ढूंढ कर गुणों का वर्णन करती हूँ और मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है और इसलिए ये कहानी दिलचस्प। सबसे पहले तो उत्तर पूर्व की एक छटा प्रस्तुत की जो बहुत दिलचस्प रही और खूबसूरत चरित्र चित्रण। 1 सेकंड के लिए भी आपको कहानी उबाती नहीं है। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि बहुत कुछ है इसमें, बहुत से पात्र, बहुत सी बातें,
लेकिन प्रियामल इसकी नायिका है और एक जुमला जीती है अक्सर गुलमोहर के सूखने और खिलने का, वहीं कथाकार कहानी का अंत करता है। प्रियामल बच जाती हैं, उनका शिकार नहीं होता और इस तरह गुलमोहर के खिलने का संदेश है। तो दुआ करें कि गुलमोहर खिलता रहे हर कहीं। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ये थी कहानी फिर खिलेगा गुलमोहर, रामेश्वर द्विवेदी की। संग्रह का नाम है आईने के पेड़ क्यों नहीं होते। मैं अगली कहानी के पाठ के साथ उस कहानी के बारे में बताऊंगी जिसकी चर्चा के साथ मैंने इस कहानी की शुरुआत की थी, जो शीर्षक कहानी है आईने के पेड़ क्यों नहीं होते। आईना गाछ के न होना, वह भी एक अद्भुत कहीं की प्रेम कहानी।